हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा। जी हाँ, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस कमाल वाले वीडियो में फिर से, जो है स्वाध्याय पाठ का नाम है ठेस और कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए ये वीडियो है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं बता दूं आप लोगों को। बच्चों, कलाकार, ये पाठ सिरचन के ऊपर है, कलाकार के ऊपर है। कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वो स्वाभिमान के मूल्य को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस कहानी में भी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने सिरचक नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया है। वो मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी यानी कि चटाई, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगी डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि वस्तु बनाता है और ये वस्तुएं बनाकर वो अपनी आजीविका कमाता है। लेकिन स्वाभिमानी होने के कारण वो हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा भी करता है, जो इस पाठ में हमको दिखाई देता है। इस पाठ से संबंधित वीडियो, इस पाठ को एक्सप्लेन करते हुए मैंने वीडियो बनाया है बच्चों, उसका लिंक भी यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस स्वाध्याय को करने से पहले उस पाठ को एक बार ज़रूर देखिए, समझिए। बहुत ही अच्छी, दिल को छू लेने वाली कहानी, कथानक फणीश्वर नाथ रेणु जी ने रची है। तो आइए इससे संबंधित स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए, यानी आकृति बनाई गई होगी और उसके उत्तर आपको लिखने होंगे। यहाँ पे 4 उत्तरों को पूछा गया है कि सिरचन को आने वाले काम। अभी भूमिका में मैंने उनको काम बताए थे बच्चों आपको कि मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाता है वो, यानी कि चटाई। उसके अलावा सतरंगी डोर के मोढ़े बनाता है। ये मोढ़े क्या होता है? बैठने का एक ऐसा टेबल कुर्सी जैसा, आप उस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसका पिक्चर भी दिखाया है। इसके अलावा भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाले बनाता है और बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक यानी पर्दा भी वो बनाता है। ऐसा कलाकार है वो जो अपने हाथों से, मेहनत से, लगन से ऐसी उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं कि देखने वाले भी दांतों तले उंगली दबा लेते कि क्या बनाया है, क्या बात है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, सिरचन का मेहनताना। बच्चों, ये वो कारीगर है, ये वो व्यक्ति है, कलाकार है, जो सिर्फ पेट भर खाना और एक आध पुराना कपड़ा दे दो तो वो अपना आपका काम करके दे देता है। इस तरह का सिरचन था। ये पैसे नहीं लेता था। इसका जो वेतन था, इसकी जो कमाई थी, बस पेट भर खाना खिला दो और एक आध पुराना दुराना कपड़ा दे दो। बट इसके बावजूद जो लोग सिरचन से अपना काम करवाते थे उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे, खाना भी उसे रूखा सूखा देते थे। ये तो गलत है ना। मेहनताना भी नहीं दे रहे हो, बदले में खाना मांग रहे तो वो भी आप उसे पूरा नहीं दे रहे हो, रूखा सूखा दिखलाते हो। मानू को उपहार में मिला। मानू जिसकी चीज़ सिरचन बना रहा था, पाठ में बताया गया है। अंत में मानू को वो शीतल पाटी और चिक और कुश की एक जोड़ी आसनी बनाकर देता है। फिर भी गांव भर में सिरचन बदनाम है। सिरचन को लोग क्या कहते हैं? सिरचन को लोग मुफ्तखोर कहते हैं, कामचोर कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हर काम करता है, इतना सुंदर कलाकारी दिखाता है, उसे अब लोग मुफ्तचोर और कामचोर कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये तो आप पाठ पढ़ेंगे या देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। बच्चों, 2 नंबर के लिए कितना आसान होता है। सामने पैराग्राफ है, आपको खाली बताना है कि कौन सा वाक्य पहले आया, कौन सा वाक्य बाद में आया। क्योंकि यहाँ पाठ में से स्वाध्याय दिया गया है, इसलिए पूरे पाठ में से 4 वाक्य लिए गए हैं। अब इसमें सबसे पहला वाक्य कौन सा आता है? सबसे पहले देखिए, ये है कि लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। ये शुरुआत में जब सिरचन की जानकारी हमको लेखक देते हैं तब पता चलता है। उसके बाद हमको मालूम पड़ता है कि मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, क्योंकि मानू दीदी के ससुराल से चिट्ठी आई थी कि मानू दीदी को ये हाथ से बनी हुई चीज़ें जो सिरचन बनाता है वो चाहिए। लेकिन जब सिरचन के स्वाभिमान को ठेस लगती है तो उस वक्त जो चीज़ वो बना रहा था उसके साथ तो तारे मंद पड़ जाते हैं। और चौथा वाक्य लास्ट में ये आता है कि मेरी ओर से हैं, सब चीज़ें हैं दीदी। नाराज़ होने के बाद भी स्वाभिमानी सिरचन जो है मानू को उदास वापस जाने नहीं देता और वो चीज़ें बना कर देता है जो मानू को चाहिए थी। इसके बाद प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। सिरचन जाति का ये है, तो उसकी जाति क्या है? वो कारीगर जाति का है, यानी पाठ में लिखा है कारीगर है, वो कलाकार है, चीज़ें बनाता है।
दूसरा, बिना इसके पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। बिना इसके, बिना किसके? बिना मजदूरी के। वो कुछ भी मजदूरी नहीं लेता बच्चों, सिर्फ पेट भर भात दे दो, खाना दे दो, लेकिन अच्छा खाना दो भाई। बच्चा खुर्चा, नाखून से खुर्चा और निकाल के खाना नहीं चाहिए उसे। सृजन को लोग ये भी समझते हैं चटोर। वो तो खुद भी कहता है मैं चटोर हूँ, मतलब खाने का भूखा हूँ, मुझे खाना अच्छा दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा और सारा काम कर लूंगा। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें इसके सिवा गांव में कोई नहीं जानता। किसके सिवा? सृजन के सिवा। सृजन में व्यक्ति है और वो अकेला भी जीवित प्राणी कह सकते हो उस गांव में, जो ऐसी चीज़ें सतरंगी शीतल पार्टी बना लेता है, मोढ़े बना लेता है, चिलमिलाती चिक बना लेता है, हाथों से, मशीन से नहीं। लेकिन अब उसकी कद्र नहीं करते लोग। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसने किससे कहे हैं। आज सृजन को कलेवा किसने दिया है? ये वही घटना है बच्चों, जब आपको पता है शुरुआत में ही जब सृजन लेखक के घर पर आता है तो जो लेखक के जो मझली भाभी है वो क्या करती है, उसे बहुत ही कम खाना देती है, मतलब चिवड़ा और गुड़ ऐसे। तब लेखक समझ जाता है कि खाली चिवड़ा गुड़ में काम करवा रहे हैं, तो वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ आज कलेवा यानी नाश्ता किसने दिया है सृजन को। दूसरा है, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो? बच्चों ये वो घटना कहाँ पर हुई थी आपको याद है ना? जब मंजली भाभी को सृजन जवाब देता है तो मंजली भाभी क्या करती है, गुस्से में जो है खाने की जो बूंदियाँ है वो सूप में फेंक कर चली जाती है। जब फेंक कर चली जाती है तो सृजन जो है उसे ताना मारते कहता है कि मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी क्या इसी तरह हाथ खोल कर यानी फेंक कर बांटती है क्या? इस पर मंजली भाभी कमरे में रोने लगती है और तब चाची जो है माँ के पास जाकर, लेखक की माँ के पास जाकर कहती है कि किसी के नैहर ससुराल यानी मायके या ससुराल के बारे में ऐसी बात करता है सृजन, क्योंकि उसको सर चढ़ा रखा है। लेकिन ये नहीं जानती, ये नहीं सोच रही कि सृजन के साथ क्या किया गया है। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? बड़ी भाभी ने मानू से कहा। ये वो वक्त है जब बच्चों सृजन नाराज हो जाता है, उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है, वो उठ के चला जाता है, काम छोड़ देता है और वो काम अधूरा रह जाता है। मानू उदास हो जाती है कि मेरे लिए जो चीज़ बननी थी वो नहीं बनी। तब बड़ी भाभी सांत्वना देते हुए मानू से कहती है कि जो बना है वो भी अच्छा है, ठीक है। इसके बाद है, यह मेरी ओर से हैं सब चीज़ें हैं दीदी। ये पाठ का वो सबसे महत्वपूर्ण और इमोशनल हिस्सा है जो सबसे अंत में घटित होता है बच्चों। हम सब ने देखा है किस तरीके से सृजन जो है अपनी आखिरी कलाकारी दिखाता है और ऐसी चीज़ बनाता है कि देखने वाले भी देखते रह जाते हैं। खैर, सृजन ने बात मानू से कही। लास्ट अभी है अभिव्यक्ति वाले प्रश्न बच्चों। कलाकार और कला का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचार को शब्दबद्ध कीजिए। 2 अंकों के लिए सहमत होता है। देखिए, कलाकार क्या होता है बच्चों? कलाकार की कला उसकी आत्मा होती है। अपने अंतर मन में या भावनाओं से या कल्पनाओं से अपनी कला को वो हमें समर्पित करता है, अपनी चीज़ें हमें देता है। चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, शिल्प बनाना, संगीत, नाटक, काव्य, गायन, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में कलाकार अपनी कला पेश करते हैं। जैसे गायक लता मंगेशकर आपने देखा, जाकिर हुसैन जैसे तबला वादक हैं, ये कितने सारे कलाकार कड़ी मेहनत करके अपनी कला को जिंदा रखते हैं। अभिनय करना, जोकर का काम करना, दूसरों को हंसाना, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण क्या है कि कलाकार अपनी कला से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। अब जो व्यक्ति दूसरों के चेहरे मुस्कान लाने के लिए, अपनी कला को पेश करने के लिए कई घंटों, कई दिन, कई साल तक रियाज करता है, कोई भी कला उसकी सच्ची लगन, मेहनत और आत्मविश्वास होती है। तो जो व्यक्ति हमारे लिए इतना करता है, अपनी कला को बताता है, हमारे चेहरे पे मुस्कान लाता है, हमारे अंतर्मन को खुशी प्रदान करता है, ऐसे कलाकारों का सम्मान करना क्या हमारा दायित्व नहीं है? क्या उनको हमको सम्मान नहीं करना चाहिए, आदर नहीं देना चाहिए? जो दिखाते हैं कि इंसानों में कितनी खूबसूरती है, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। और इनकी कलाकारी को सम्मान देने के लिए सरकार की तरफ से देश विदेश में हर जगह उनको अवार्ड दिए जाते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड भी आपने देखा है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे सम्मान भी दिए जाते हैं इन कलाकारों को, बड़े लोगों को, है ना। और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इनके सम्मान में। तो इसीलिए कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है, यानी कर्तव्य है बच्चों, और ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा उपयोजित लेखन यहाँ पे दिया गया है। पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर, मतलब पुस्तक प्रदर्शनी बच्चों, व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ ना, मुझे किताबों से बहुत प्यार है। किताबों से दोस्ती कर लो, उसके बाद आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किताबें आपके लिए अनमोल हैं, सारा ज्ञान किताबों के अंदर भरा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे कोई दोस्त ही नहीं है, मेरे साथ तो कोई दोस्ती ही नहीं करता। अरे ज़रूरत ही क्या है? किताबों को पढ़िए, कहानियों को पढ़िए, कविताओं को देखिए, इतना अच्छा लगता है। और जब उसकी प्रदर्शनी लग जाए तो कैसा लगे। उस प्रदर्शनी में हम किताबें देखते हैं, किताबें
कहते हैं मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती है। आज हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो इसीलिए बच्चों क्योंकि वो किताबों में छपी थी और उस किताबों से हमने ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए किताबें, पुस्तकें ज्ञान विज्ञान का भंडार होती हैं। व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके जो श्रेष्ठ विचार है, उनके ज्ञान, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, मानवीय मूल्य सब पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। और ऐसे में पुस्तक प्रदर्शनी या पुस्तकों का मेला लगे तो वो हमारे लिए वरदान है। वहाँ पे तरह तरह के पाठक यानी पढ़ने वाले और लेखक आते हैं। ऐसी जगहों पर घूमने का आयोजन होता है बहुत ही अच्छा रहता है। लोग पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक जो वहाँ पर आते हैं उनके पास जाते हैं, किताबें लेते हैं। स्टॉल पे पुस्तकें बड़े आकर्षक ढंग से सजी हुई रहती है। तो ऐसे पुस्तक प्रदर्शनी में मैं गया, वहाँ पे मैंने तरह तरह के लोगों को देखा। कितने सारे लोग वहाँ पर आए थे, हर धर्म जाति के लोग वहाँ पर आए थे। कहीं किनारे पे खोमचे वाले भी थे, अपने खोमचे लगा के यानी फेरी लगा के बैठे थे ताकि उनकी चीज़ें भी बिक जाएं। लोग किताबों को उलट पुलट कर रहे थे। बच्चे जो है कार्टून की किताबों की तरफ बढ़ रहे थे, देख रहे थे। बच्चे बड़े सभी पुस्तकें खरीदने में व्यस्त थे, उनको देख पढ़ रहे थे। कहीं कहीं पर जो है जो स्टॉल जो अलग अलग तरीके के लगे थे, जिसमें इतिहास है, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, धर्म, भाषा, यात्रा, जीवन वृत्ति संबंधी अनेक विषयों की प्रदर्शनी लगी थी। मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पर गया। मैंने भी एक पुस्तक स्टॉल पर खड़े होकर पुस्तक को उल्टा पुल्टा, तो वहाँ पर मुझे प्रेमचंद की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक दिखाई दी, जिसमें उनकी कहानियों का संग्रह था। बहुत सारी कहानियाँ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना से ले लूँ। मानसरोवर का खंड 1 था वो। जब उस स्टॉल के व्यक्ति ने मुझे बताया कि इसके टोटल 8 खंड है, तो मैं तो हैरान हो गया कितनी कहानियाँ लिखी। लेकिन मैंने एक ही किताब खरीदी, सोचा पहले इसको ख़त्म कर लूँ, उसके बाद बाकी ख़त्म करूँगा। मेरे पास समय का अभाव था क्योंकि मुझे जल्दी से घर पहुँचना था। मम्मी ने जल्दी घर आने का आदेश दिया था, तो मैं जो है जल्दी से अपने छोटे भाई और बाकी परिवारजनों के साथ फटाफट मुंशी प्रेमचंद की कहानी संग्रह को लेकर तुरंत घर लौट आया। लेकिन मेरे मन में ये बात रह गई कि अगली बार मैं वहाँ ज़्यादा वक्त बिताऊँगा। तो ऐसे उपयोजित लेखन के रूप में निबंध आया है बच्चों, आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, है कि नहीं। इसके बाद है भाषा बिंदु, ग्रामर, व्याकरण का हिस्सा। बहुत ही आसान है। काल परिवर्तन हो, ये तो बहुत ही आसान है। अली घर से बाहर चला जाता है। देखिए, काल से संबंधित मैंने वीडियो बच्चों बताया है, आप लोग देखिए, उसे समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछिए, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी याद बताता हूँ। अली घर से बाहर चला जाता है, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में मैंने कहा है ना, था, है, कुछ नहीं आता, तो कैसे बोलेंगे? अली घर से बाहर चला गया, हो गया। दूसरा है आराम हराम हो जाता है। इसको पूर्ण वर्तमान काल में, अभी देखिए हो जाता है, ऑलरेडी वर्तमान काल में है, लेकिन ये सामान्य वर्तमान काल में, क्योंकि ता ती ते जाता है। जब ता ती ते होते हैं तो सामान्य वर्तमान काल। अब मुझे उसे पूर्ण बनाना है, यानी मुझे ता को हटाना है, तो क्या बोलूँगा? आराम हराम हो गया है। ता को हटा दिया, पूर्ण वर्तमान काल। है लगना चाहिए क्योंकि वर्तमान काल की निशानी है। इसके बाद है सरकार एक ही टैक्स लगाती है। भविष्यकाल, बच्चा जानता है कि सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। ये उस पार्ट में से ना बच्चों, जाओ कहते खूबसूरती व टैक्स, रीढ़ की हड्डी। जी, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। अपूर्ण भूतकाल, देखिए वाक्य अपूर्ण होना चाहिए और भूतकाल में होना चाहिए। तो मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था, ये भूतकाल में, ठीक है बच्चों। इसके बाद है आप इतनी देर से नाप तौल करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, वो भूतकाल था, यहाँ पे वर्तमान काल, यानी सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, बात इनकम्प्लीट रहेगी, लेकिन वर्तमान काल में आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं, मतलब हिज डूइंग कंटिन्यूसली, कर रहे हैं, अभी काम पूरा हुआ नहीं है, तो हैं आया है वर्तमान, और कर रहे हैं तो अपूर्ण वर्तमान। वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में था आना चाहिए ना बच्चों, तो वे बाजार से, तो उन्होंने, वे जो है वो उन्होंने बदल जाएगा क्योंकि सम्मान सूचक है। तो उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी, था थी थे, खरीदी, पुस्तक है स्त्रीलिंग तो थी। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, अपूर्ण भूतकाल फिर से, तो वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। अगला है सातों तारे मंद पड़ गए। सातों तारे मंद पड़ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल है ना, अपूर्ण है तो पढ़ रहे हैं, चल ही रहा है, मतलब सीध ऐसे। इसके बाद है काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। ओके, मतलब एक वाक्य दिया है, उसी वाक्य को हर तरीके के काल में बनाना है। पहले तो पहचानना भी, बनाना भी है। अब यहाँ पे लिखा है मानू को ससुराल पहुँचाने मैं ही जा रहा था। अब इसको जो है सामान्य वर्तमान काल में बनाना है। तो पहले तो जा रहा था, ये किस में है? ये है अपूर्ण भूतकाल, है ना, अपूर्ण भूतकाल है। अब इसको सामान्य वर्तमान काल में कैसे बनाएंगे? सामान्य वर्तमान काल में नियम क्या है? ताती ते, तो मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूँ, हो गया, देखा। सामान्य भविष्यकाल, हो मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा, है कि नहीं, ऐसे ही होगा।
पूर्ण वर्तमान काल में क्या है? मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है। यस। उसके बाद है सामान्य भूतकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया। लास्ट में था है कुछ नहीं आना चाहिए। फिर अपूर्ण वर्तमान काल, सेंटेंस अपूर्ण भूतकाल में दिया है, अपूर्ण वर्तमान काल में करना तो रहा था की जगह पे रहा है कर दो, हो गया। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँ। देखा, एक नंबर, बस एक शब्द बदल दिया, एक नंबर पा लिए। पूर्ण भूतकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया था, ये पूर्ण भूतकाल में आपका हो गया। ओहो, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है प्रश्न आपको उत्तर समझ में आए, क्यों कैसे होते हैं। व्याकरण में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन पूरी तरह समझना है तो काल पर विशेष व्याकरण का वीडियो है, वो जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए क्वेश्चन आंसर के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक ध्यान रखिए, और हाँ, कलाकारों की कला का अपमान मत कीजिए, कलाकारों को सम्मान दीजिए। ठेस हमको यही कहता है। चलिए, बाय बाय, ध्यान रखिए, शुक्रिया।